गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर की ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में मैं अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल के बारे में बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें, शेयर भी करें। यदि कोई शिकायत समझ में ना आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक, देखिए आप लोग, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल। सबसे पहले आपको बताएंगे डीएनए है क्या। डीएनए के बारे में थोड़ा सा जानकारी बेसिक ले लीजिए आप लोग। जैसे डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब आप ये देख लें कि केमिकली यानी केमिकल कंपोजिशन डीएनए का क्या है, डीएनए में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं या डीएनए किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले देखिए, डीएनए में तीन प्रमुख चीजें होती हैं। सबसे पहले इसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी नाइट्रोजिनस बेसिस, जिन्हें आप कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा इसमें होते हैं पेंटोज सैकरा अर्थात पेंटोज शुगर। पेंटोज शर्करा का मतलब है कि 5 कार्बन वाली शर्करा जिसमें कि 5 कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा। नंबर 3 इसमें होता है नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और होती है फास्फेट्स, फास्फेट। इन तीनों चीजों को मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या कहते हैं? इन तीनों चीजों को मिलाकर तीनों न्यूक्लियोटाइड्स। इसलिए डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि बहुलीकरण के दौरान यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ये बात होगी डीएनए के बारे में जानकारी की। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप समझ कि नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार का मतलब है कि डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन ये क्षार पाए जाते हैं। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों कहलाते हैं प्यूरिन्स। क्या कहलाते हैं? प्यूरिन्स। जबकि थायमिन और साइटोसिन्स ये कहलाते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में ये अंतर है, संरचना में उनके ये अंतर है कि जितने भी प्यूरिन्स होते हैं वो डबल वलय यानी कि द्विवलय वाले यौगिक होते हैं, डबल रिंग कंपाउंड्स हैं। जबकि थायमिन व साइटोसिन ये पिरिमिडिन्स हैं, ये सिंगल रिंग या एक वलय वाले यौगिक हैं। ये इनकी संरचना में डिफरेंस होता है। अब डीएनए के वाटसन के क्रिक के मॉडल में चर्चा करने जा रहे हैं। डीएनए के वाटसन और क्रिक के बारे में सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि सन 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक
फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का एक त्रिविम मॉडल बनाया। डीएनए का एक त्रिविम डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल कहते हैं। इस मॉडल की विशेषताएं क्या है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें है कुछ इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं कि जो डीएनए यहाँ पर बना हुआ है कि इससे फिगर साफ स्पष्ट है कि डीएनए जो है वो एक द्विसूत्री संरचना है। कैसी संरचना है? द्विसूत्री संरचना है। यह संरचना मॉडल में बताया गया है कि एक द्विसूत्री संरचना जो एक मुख्य अक्ष के चारों ओर अर्थात सर्पिलाकार क्रम में क्लॉकवाइज उससे लिपटी रहती है या जुड़ा रहता है मुख्य से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसकी संरचना है ये क्लॉकवाइज है या दक्षिणावर्ती श्रृंखला मुख्य से जुड़ी हुई है। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर छाल लगे हुए हैं। दूसरा उन्होंने पॉइंट बताया कि डीएनए में पिरिमिडीन यानी प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्षार की मात्रा सदैव क्या होगी? इक्वल होगी यानी बराबर होगी। अर्थात एडेनिन जितने होंगे उतने ही थायमिन होंगे, ठीक। जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। अर्थात जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन्स होंगे। इसको इधर लिखते हैं, दोनों आप समझ जाओगे। प्यूरिन्स क्या है? एडेनिन ग्वानिन हो गए और पिरिमिडीन्स थायमिन साइटोसिन की डीएनए मॉडल में दोनों की मात्रा बराबर होगी। ये चारगाव के नियम में भी बताया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बताया गया है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 डॉट्स रखे हुए हैं। 2 डॉट्स का मतलब है, और साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स रखे हुए हैं, जिसका मतलब है कि एडेनिन और थायमिन के बीच सदैव डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम बॉन्ड के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे करके। यहाँ पर अगर चाहें तो हम बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। अर्थात कि एडेनिन और थायमिन के बीच सदैव डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बाद मध्य हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके बाद देखिए, अगला इसका पॉइंट है कि 2 डीएनए के जो दोनों सूत्र हैं, इनकी जो मोटाई है वो कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। और दोनों सूत्रों में जो इनके सिरे हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ पर ये 3' सिरा मान लीजिए है, तो इसका ये क्या होगा? यहाँ पर 5' सिरा होगा। यहाँ 5' सिरा है तो इधर क्या होगा? 3' सिरा होगा। यानी ये 2 सिरे हैं जो हमेशा पथ समांतर रहते हैं। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे 3' सिरा और 5' सिरा क्या होते हैं। 3' सिरा का मतलब है कि जब फास्फेट 3 नंबर कार्बन से जुड़ता है तो उसे 3' कहते हैं। 5 नंबर कार्बन से जुड़ता है फास्फेट तो उसे कहते हैं 5' सिरा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगला पॉइंट इसमें कि शर्करा यानी कि जो शुगर है और नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेसिस, इनके मध्य जो बांड होते हैं क्या होते हैं? बांड। इस बांड को क्या कहेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बांड। एन ग्लाइकोसिडिक बांड। और जो ये एडेनिन थायमिन के मध्य बांड हैं, इनको कहते हैं ये हाइड्रोजन बांड हैं। ये हाइड्रोजन यानी जितने भी क्षार आपस में जुड़े हुए हैं ये सब हाइड्रोजन बांड के द्वारा ही आपस में जुड़े हुए हैं। इनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बांड।
यहाँ पर देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष अर्थात सेंट्रल एक्सिस है। एक सूत्र के पूर्ण चक्र में इसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम अर्थात 34 एंगस्ट्रॉम। इसमें कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों के जोड़े होते हैं और एक बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम और टोटल इसमें के बीच में कितने होंगे 10 हैं। तो एक के बीच दूरी कितनी है 10 से इसको भाग कर दें तो क्या आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होगी दो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ियों के मध्य की। ये पूरे जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनको कहते हैं क्रॉस बार्स ऑफ पेयरिंग बेसिस। ये क्रॉस बार्स हैं तो ये दूरी जितनी है समान दूरी पे है और इनके बीच 10 एक पूर्ण चक्रण के मध्य इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बताएगा कि डीएनए में एक मेजर ग्रूव होती है और एक होती है माइनर ग्रूव। लघु खांच इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घ खांच। लघु खांच इसका मोटाई है, इसकी दूरी वो है 0.6 mm, जब इसको कहते हैं मेजर ग्रूव अर्थात दीर्घ खांच। दीर्घ खांच। सेंट्रल एक्सिस का मतलब है कि मुख्य अक्ष है। क्या है मुख्य अक्ष। ये सुगर फास्फेट बैकबोन। इसके पश्चात देखिए इसके पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएनए के जो दोनों सूत्र हैं इनके मध्य यानी जो शर्करा और फास्फेट होते हैं इनके मध्य जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो शुगर यानी शर्करा और फास्फेट के मध्य लगता है उसको बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इससे पहले मैंने बताया था आपको शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में जो बॉन्ड लगता है उसको क्या कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस मॉडल का अगली विशेषता यह है कि इन्होंने बताया था कि डीएनए में जो जब नाइट्रोजन क्षार अपने जोड़े बनाते हैं तो सदैव एक प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर बनाएगा, बेस पेयर बनाएगा, ठीक, या पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ बनाएगा। जो पेयर्स हमेशा सदैव ये नहीं है इसमें कि प्यूरिन के पेयर बना ले या पिरिमिडीन के पेयर बना ले। इसमें एक प्यूरिन होगा तो दूसरा क्या होगा पिरिमिडीन होगा। एक प्यूरिन होगा पिरिमिडीन तो दूसरा प्यूरिन होगा। इसके अनुसार आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से सारी चीजें बॉन्ड्स और यहाँ पर जो इसका जो जा रहा है क्या नाम चक्रण, ये आपको चक्रण होना चाहिए क्लॉकवाइज अर्थात दोनों सूत्रों की जो गति वो है तो ये कैसे होगी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्ती इनका वो चक्रण होता रहता है डीएनए में। इसके लिए अब वाटसन एवं क्रिक को इसके लिए सन 1962 में डीएनए के वाटसन क्रिक को बनाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोनोलोगों को क्या दिया था नोबेल प्राइज दिया गया था सन 1962 में। इसमें एक चीज और है कि ये क्यों कहा गया कि हमेशा एक प्यूरिन सदैव पिरिमिडीन से ही जुड़ेगा या प्यूरिन क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, पिरिमिडीन क्यों नहीं जुड़ सकते। इसका मतलब ये यहाँ पर है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्राही होता है तथा एक हाइड्रोजन दाता होता है, जिसके कारण दोनों तभी जुड़ सकते हैं जब एक ग्राही और एक दाता है। ये दोनों ग्राही नहीं जुड़ सकते, दोनों दाता भी नहीं जुड़ सकते हैं। तभी हमेशा इसमें एक एडेनिन और एक थाइमिन अर्थात एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन होगा। इसके पश्चात इसमें ये जो दूरी है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के दोनों तरफ अगर पूरी इसकी मोटाई कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम है तो इसके इधर कितनी दूरी होनी चाहिए 10 एंगस्ट्रॉम।
10 एंगस्ट्रॉम की ये दूरी होनी चाहिए मुख्य से यहाँ तक के, और मुख्य से इधर भी पूरी दूरी कितनी होनी चाहिए 10 एंगस्ट्रॉम, तभी ये 20 एंगस्ट्रॉम माने वहां पे तो लिख दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए कि ये कितना हो गया 10 एंगस्ट्रॉम इधर का पार्ट है, 10 एंगस्ट्रॉम कुल मिला के ये मोटाई इसकी कुल 20 एंगस्ट्रॉम है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि समझ में आए तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद आप सभी को।